सोचो अगर कोई इंसान सिर्फ अपनी झूठी थ्योरीज के दम पर एक देश की साइंस को 30 साल के लिए रोक दे और उसके फ्रॉड की वजह से वहाँ के रियल साइंटिस्ट को जेल भेजा जाए, टॉर्चर किया जाए और उन्हें मार दिया जाए। ये कोई माइथोलॉजिकल कहानी नहीं है, ये 20th सेंचुरी के एक सो कॉल्ड साइंटिस्ट की है जिसे साइंस की हिस्ट्री में वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रॉड माना जाता है। ये कहानी है एक फ्रॉड साइंटिस्ट ट्रोफिम लाइसेंको की। 1898 में यूक्रेन के एक छोटे से गांव में एक किसान परिवार में लाइसेंको का जन्म होता है। उसकी फैमिली गरीब थी और वो लोग खेतों में काम किया करते थे, इसलिए बचपन से ही लाइसेंको को खेती बाड़ी से काफी ज्यादा लगाव था। लाइसेंको ने कीव और उमान के एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की और फिर वो 1925 में अजरबैजान के गांजा एक्सपेरिमेंट स्टेशन पर काम करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर उसने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसने देखा कि अगर गेहूं के बीज को बोने से पहले सर्दी में ठंडा किया जाए तो वो बसंत ऋतु में ज्यादा अच्छा उगते हैं। ये एक प्रोसेस होता है जिसे वर्नलाइजेशन कहा जाता है। अब ये वर्नलाइजेशन का कॉन्सेप्ट कोई नया आइडिया नहीं था, ये पहले से ही एग्जिस्ट करता था, पर लाइसेंको ने इसे वहाँ के लोगों के सामने अपनी एक खोज की तरह प्रेजेंट किया और फिर इसे सोवियत यूनियन के एक न्यूज़पेपर में भी कवर किया गया जिसमें उसे बेयरफुट साइंटिस्ट का टाइटल दिया जाता है। उस न्यूज़पेपर में लिखा गया कि एक गरीब किसान का लड़का जो बिना किसी बड़े रिसोर्सेज के सोवियत एग्रीकल्चर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। और उस टाइम सोवियत यूनियन का नेता था जोसेफ स्टालिन। स्टालिन को एक ऐसे ही हीरो की तलाश थी और लाइसेंको को भी फेम चाहिए थी और सोवियत यूनियन में प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए ये एक परफेक्ट मैच था। लाइसेंको का कहना था कि अगर तुम एक पौधे को कुछ खास कंडीशंस में उगाओ तो वो उन्हें अडॉप्ट कर लेता है और वहां से वो जो भी अडॉप्ट करता है वो ऑटोमेटिकली उसकी अगली जनरेशन में ट्रांसफर हो जाता है। अगर लाइसेंको के एग्जाम्पल से देखें तो उसका मानना था कि अगर गेहूं की फसल को विंटर के सीजन में उगाओ तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन नेचुरली विंटर रेजिस्टेंट हो जाएगी, वो भी बिना किसी जेनेटिक चेंज के। लाइसेंको ने सीधा डिक्लेयर कर दिया था कि जीन्स जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। वो डीएनए वाली थ्योरी को वेस्टर्न कैपिटलिस्ट का प्रोपोगेंडा मानता था। उसका कहना था कि सेल्स में कोई जीन नाम की चीज नहीं होती है, हर लिविंग बीइंग अपना कैरेक्टर सिर्फ एनवायरनमेंट से सीखता है। लाइसेंको एक और क्लेम करता था कि इन्वायरमेंट के प्रेशर से एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज में बदल सकती है। उसने क्लेम किया कि उसने वीट को राई में बदलते देखा है। ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे कि कोई कहे कि आम के पेड़ पर सेब लगने लगे हैं। और लाइसेंको के क्लेम के पीछे कोई पीयर रिव्यू नहीं था और ना ही उसका कोई डाटा था। लाइसेंको अगर अकेला झूठी थ्योरीज बोलता रहता तो शायद जल्द ही उसका फ्रॉड एक्सपोज हो जाता, पर उसे स्टालिन का पूरा सपोर्ट था, इसलिए कोई भी उसके अगेंस्ट जाने की हिम्मत भी नहीं करता था। और स्टालिन वेस्टर्न जेनेटिक्स और डार्विन वाली थ्योरीज को एक एनिमी की तरह देखता था। स्टालिन की नजरों में लाइसेंको एक गरीब किसान का बेटा था जो बड़े बड़े प्रोफेसर्स को गलत साबित कर रहा था, इसलिए स्टालिन लाइसेंको को फुल सपोर्ट करता है और उसे वहाँ का हीरो बना देता है। स्टालिन को चाहिए था कि सोवियत यूनियन की एग्रीकल्चर को रातों रात बदल दिया जाए और लाइसेंको का भी क्लेम था कि हम अपने मेथड से 2-3 सालों में एग्रीकल्चर में रिवॉल्यूशन ला सकते हैं और स्टालिन भी यही सुनना चाहता था। उसे साइंस के स्लो और पेशेंस प्रोग्रेस से कोई लेना देना नहीं था। मार्क्स की थ्योरी थी कि एनवायरनमेंट इंसान को शेप देता है, ना कि नेचर। और प्लांट्स के बारे में लाइसेंको के भी यही थ्योरी थी कि एनवायरनमेंट ही सब कुछ है, जीन से कुछ नहीं होता है। इसलिए लाइसेंको की साइंस सोवियत कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के साथ परफेक्टली फिट होती थी। अगर साइंस को आइडियोलॉजी के साथ फिट करना पड़े तो वो साइंस नहीं रहती है, फिर वो प्रोपोगेंडा बन जाती है और यही सोवियत यूनियन में भी हुआ। 1935 में लाइसेंको स्टालिन के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक स्पीच देता है जिसमें वो अपने अपोनेंट्स को क्लास एनिमीज कहकर अटैक करता है। इसके बाद स्टालिन उसकी खूब तारीफ करता है और इन्हीं तारीफों ने एक फ्रॉड को सोवियत साइंस का डिक्टेटर बना दिया। 1940 में लाइसेंको को प्रेसिडेंट ऑफ द लेनिन ऑल यूनियन एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बना दिया जाता है, यानी अब वो सोवियत यूनियन की सबसे बड़ी एग्रीकल्चरल साइंस बॉडी का हेड बन चुका था। अब वो सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं था बल्कि पावर भी अब उसके हाथ में आ चुकी थी और इस पावर को वो अपने अपोनेंट्स को दबाने के लिए यूज करता है। उस टाइम निकोलाई वाविलोव सोवियत यूनियन के सबसे बड़े बॉटनिस्ट और जेनेटिसिस्ट थे, एक ऐसी हस्ती जिन्हें आज दुनिया हीरो ऑफ साइंस मानती है। वाविलोव ने पूरी दुनिया घूमी और अलग अलग फसलों के बीजों को इकट्ठा किया और उन्होंने दुनिया का पहला सीड बैंक भी बनाया। उनका मिशन था कि दुनिया से भूख को खत्म करना है। इसके अलावा उन्होंने लाइसेंको की थ्योरीज को एविडेंस के साथ गलत साबित किया था। ये लाइसेंको को बर्दाश्त नहीं हुआ। इसके बाद 1940 में वाविलोव पर कई प्रकार के झूठे चार्जेस लगाकर उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर 1943 में
भूख के कारण जेल में ही उनकी मौत हो जाती है। इस तरह से और भी कई साइंटिस्ट थे जो भी लाइसेंको के अगेंस्ट जाते थे, या तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता था या फिर उन्हें मार दिया जाता था। 1948 में लाइसेंको ने एक हिस्टोरिक स्पीच दी जिसमें उसने अनाउंस किया कि मेंडेलियन जेनेटिक्स अब ऑफिशियली सोवियत यूनियन में बैन है। हर यूनिवर्सिटी में जेनेटिक्स कोर्सेज बंद कर दिए गए और जो भी प्रोफेसर जेनेटिक्स पढ़ाते थे उन्हें प्रोफेशन से निकाल दिया गया। और ये सारी चीजें एक फ्रॉड साइंटिस्ट अपने आप को सही प्रूव करने के लिए कर रहा था। इसके बाद लाइसेंको ने कई बड़ी एग्रीकल्चरल पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करवाई, पर लाइसेंको की सारी पॉलिसीज एक डिजास्टर में बदल गई, जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ एकड़ जमीन बर्बाद हुई। इसके बाद 1930 और 1950 के दौर में सोवियत यूनियन में एक भीषण अकाल पड़ा जिसमें लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, जो संभवतः लाइसेंको और स्टालिन की गलत पॉलिसीज का परिणाम था। और इसमें लाखों लोग अपनी जान गंवाते हैं। एक तरफ जहां वेस्टर्न कंट्रीज में ग्रीन रेवोल्यूशन आ रहा था, नॉर्मन बोरलॉग जैसे साइंटिस्ट गेहूं की नई वेराइटीज बना रहे थे जो दुनिया की स्टारवेशन खत्म कर सकती थी। वहीं दूसरी तरफ सोवियत यूनियन में लाइसेंको अभी भी ये साबित करने में लगा हुआ था कि जीन्स जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। 1960s तक सोवियत एग्रीकल्चर इतनी पीछे हो चुकी थी कि यूएसएसआर को वीट इंपोर्ट करना पड़ रहा था। ऐसा इसलिए करना पड़ रहा था क्योंकि एक फ्रॉड साइंटिस्ट की वजह से उनकी खुद की फार्मिंग तबाह हो चुकी थी। फिर 1953 में जोसेफ स्टालिन की मौत हो जाती है और उसी दिन से लाइसेंको की पावर भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। स्टालिन की मौत के बाद क्रुश्चेव वहां की सत्ता में आता है, जो पर्सनली लाइसेंको को सपोर्ट करता था। पर अब धीरे धीरे वहां के साइंटिस्ट ने उसके अगेंस्ट बोलना स्टार्ट कर दिया था, जो स्टालिन के टाइम पर डरते थे। 1953 में वाटसन और क्रिक डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर डिस्कवर करते हैं। अब जेनेटिक्स सिर्फ एक थ्योरी नहीं थी, उसके पास अब एक सॉलिड मॉलिक्यूलर प्रूफ भी था। सोवियत यूनियन के बाहर पूरी दुनिया में बायोलॉजी की फील्ड में रिवॉल्यूशन आ चुका था और सोवियत साइंटिस्ट भी धीरे धीरे रियलाइज करने लगे कि वो दुनिया से कितने पीछे हैं। 1955 में सोवियत साइंटिस्ट ने लाइसेंको के खिलाफ एक लेटर पब्लिश किया जिसमें उन्होंने कहा कि ये फ्रॉड है और हमारी साइंस को बर्बाद कर देगा। इसके बाद 1964 में सोवियत एकेडमी ऑफ साइंसेस ने ऑफिशियली एक इन्वेस्टिगेशन की। इसमें नोबेल प्राइज विनर फिजिसिस्ट एंड्री सकरोव ने ओपनली कहा कि लाइसेंको सोवियत बायोलॉजी के लिए एक कलंक है। उसकी स्यूडो साइंस ने यूएसएसआर को दशकों पीछे कर दिया है और इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि लाइसेंको ने जो भी रिजल्ट्स क्लेम किए थे वो सभी फैब्रिकेटेड थे और डाटा को मैनिपुलेट किया गया था। और इसके बाद लाइसेंको को उसकी सभी पोजीशन से हटा दिया जाता है। वो आदमी जिसने 30 साल तक सोवियत साइंस को अपनी मुट्ठी में रखा और लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद की, अब वो सोवियत हिस्ट्री में मात्र एक फ्रॉड बनकर रह गया था। तो ये थी कहानी ट्रोफिम लाइसेंको की, जिसे साइंस की हिस्ट्री में एक फ्रॉड की तरह देखा जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।